गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हम चैप्टर कर रहे थे पार्षद सीमा नियम। आज हम पढ़ेंगे अब एमओए में मैंने आपको कंटेंट जो ऑब्जेक्ट क्लास था इसके बारे में आपको पढ़ा दिया था कि ऑब्जेक्ट क्लास क्या है, क्यों उद्देश्य जो वाक्य है क्यों ज़रूरी है, कि कंपनी का जो उद्देश्य वाक्य होता है इससे पता चलता है कि कंपनी का उद्देश्य क्या है। इससे एक राह मिलती है कि कंपनी किस तरफ जा रही है। तो उस ऑब्जेक्ट क्लास की क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों ज़रूरी है, हम वो पढ़ेंगे। तो इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास, ठीक है। यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट क्लास है इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, ठीक है। तो ये बनाएंगे। तो देखिए फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट ऑफ इसका क्या महत्व है कि कंपनी के जो जीवन में पार्षद सीमा नियम का जो उद्देश्य खंड है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसके आधार पर ही कंपनी के अधिकार और दायित्व निर्धारित होते हैं। इन्हीं ऑब्जेक्ट के आधार पर ही हम कंपनी के जो राइट्स क्या होंगे, क्या अधिकार होंगे, उनके क्या दायित्व होंगे, ये डिसाइड करते हैं कि कंपनी का उद्देश्य क्या है, कंपनी किस लिए फॉर्म की जा रही है, किस लिए इनकॉर्पोरेटेड की जाती है, ठीक है। तो डिफरेंट पार्टियों को इससे इम्पोर्टेंस, इसको क्या है, लाभ मिलता है। तो फर्स्ट है इसमें कंपनी के उद्देश्यों का निर्धारण होता है। फर्स्ट इम्पोर्टेंस है कि डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी। फर्स्ट क्या है, determination of the object of the company। यानी कंपनी के उद्देश्यों का निर्धारण करना। ऑब्जेक्ट लाजमी मतलब उद्देश्य वाक्य है, इससे हम कंपनी के उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट क्लास में ये होता है कि कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो इसके बेस पे निर्धारण करके हम ये देख सकते हैं कि कंपनी के उद्देश्य क्या हैं, कंपनी किस ओर जा रही है, कंपनी को क्या अचीव करना है। तो ठीक है, इससे हम कंपनी के उद्देश्यों का क्या कर सकते हैं, निर्धारण कर सकते हैं, ठीक है। कि The object clause is a great significance because it determines the object for which the company is to be incorporated। ठीक है, तो ये डिसाइड करती है कि कंपनी क्यों इनकॉर्पोरेटेड हुई है, समामिलित क्यों हुई है, क्या कारण है, ठीक है। रीज़न का मतलब द कंपनी एक्ट्स रिक्वायर्स दैट द ऑब्जेक्ट शुड बी क्लासीफाई, ठीक है। यानी जो कंपनी के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम दो भागों में बांटते हैं कि जो मेन ऑब्जेक्ट होता है, एंसिलरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक सहायक जो मेन ऑब्जेक्ट है उसके साथ जो सहायक उद्देश्य हैं, तो मेन ही क्या होता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ द कंपनी, ऑब्जेक्ट क्या है इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। सेकंड जो हमारा इसकी इम्पोर्टेंस है ऑब्जेक्ट क्लास की, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ स्कोप ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। Determination of the scope of the operation of the company। ठीक है। सेकंड जो हमारा ऑब्जेक्टिव है डिटर्मिनेशन ऑफ द स्कोप ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी, यानी जो कंपनी के क्षेत्र का हम निर्धारण कर सकते हैं, जो स्कोप है उसका निर्धारण कर सकते हैं, कंपनी के क्षेत्र का निर्धारण करना, ठीक है। हम जो हमारा स्कोप है कंपनी का, उस क्षेत्र का हम निर्धारण कर सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट क्लास हेल्प डिटरमाइन एरिया ऑफ ऑपरेशन विद इन विच अ कंपनी कैन ऑपरेट। ये हमें बताता है कि किस एरिया में कंपनी ऑपरेट हो रही है, किस एरिया में कंपनी काम कर रही है। इट डिसाइड द परमिटेड रेंज ऑफ एक्टिविटी ऑफ द कंपनी, ठीक है। ये इट इज़ आल्सो डिसाइड द जोग्राफिकल एरिया ऑफ एक्टिविटीज़, कि कंपनी का जोग्राफिकल एरिया क्या है, भौगोलिक क्षेत्र कहाँ है, कंपनी कहाँ कहाँ काम कर रही है, कंपनी क्या काम कर रही है।
ठीक है, तो उससे हमें ऑब्जेक्ट क्लास के बारे में पता चलता है। ज्योग्राफिकल एरिया कि कंपनी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में काम कर रही है, ठीक है, सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी को छोड़कर, जो हमारी व्यापारिक कंपनी होती हैं उनको छोड़कर, ट्रेडिंग कंपनीज़ को, ठीक है, ये जो व्यापारिक कंपनी है उनको छोड़कर जो अदर कंपनी होती हैं, ट्रेडिंग कंपनियों को छोड़कर जो अदर कंपनी होती है उनका क्षेत्र यानी वो किस किस स्टेट में काम कर रहे हैं ये मेंशन होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज में, ठीक है, किसमें होता है, उद्देश्य खंड में। सिर्फ व्यापारिक जो हमारी कंपनी है, संगठन है, उसको छोड़कर जो अदर जो होंगी गैर व्यापारिक कंपनियां हैं उनका ये बताते कि वो किस किस क्षेत्र में काम कर रही है, किस स्टेट में काम कर रही है, ये भी डिफाइन होता है। किससे पता चलता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज से, ठीक है, कि वो एक स्टेट से ज़्यादा कर रही है, ठीक है। तो ये सभी क्या किसका पता चलता है, किससे पता चलता है, यानी व्यापारिक कंपनियों को छेड़कर शेष कंपनियों को अपने उद्देश्य खंड में उस राज्य का नाम देना होता है, यानी जो उसके ऑब्जेक्ट क्लास है में उसमें उन राज्य स्टेट का नाम देना पड़ता है जिनमें कंपनी के उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। इस प्रकार कंपनियों के कार्य क्षेत्र का क्या होता है, निर्धारण हो जाता है, ठीक है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ द स्कोप ऑफ द कंपनी, ये हमारा सेकंड इसकी क्या है, इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट्स शेयर होल्डर, ठीक है। थर्ड जो इसमें हमारा इम्पोर्टेंट है दैट इज प्रोटेक्ट्स शेयर होल्डर, यानी निवेशकों की सुरक्षा, ठीक है, कि जो हमारे शेयर होल्डर होते हैं, ठीक है, उनकी सुरक्षा होती है, प्रोटेक्ट शेयर होल्डर की। देखिए दी ऑब्जेक्ट क्लॉज आल्सो प्रोवाइड ए सर्टेन डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन टू दी शेयर होल्डर, ठीक है, यानी जो शेयर होल्डर है उनका भी हित होता है इसमें। ऑब्जेक्ट क्लास से वो जान सकते हैं कि उनकी मनी कहाँ यूज़ हो रही है, दे कैन नो द पर्पज़ फॉर विच द मनी विल बी यूज, दस दे कैन एवेल्यूएट द रिस्क इन्वॉल्व इन द इन्वेस्टमेंट बिफोर इन्वेस्टिंग द मनी, यानी जो शेयर होल्डर हैं, अंशधारक हैं, निवेशक होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, जो अपनी पूंजी यानी जो अपने रुपए कंपनी में लगाते हैं, एक उनको भी बेनिफिट मिलता है, उनको पता चलता है कि जो उन्होंने मनी लगा रखी है, अपना रुपए लगा रखा है, वो किस उद्देश्य के लिए हो रहा है, क्या उनको इससे आय मिलेगी या नहीं मिल पाएगी। तो ये जो ऑब्जेक्ट क्लास है उद्देश्य से निर्धारित हो जाता है कि ऑब्जेक्ट क्लास को पढ़ने पे, जैसे जो हमने एमओए की इम्पोर्टेंस पढ़ी थी ना, वही है एमओए की इम्पोर्टेंस, मतलब जो ऑब्जेक्ट्स हैं इसके बारे में वही है। तो एक बार उसी को बता रही हूँ मैं आपसे दोबारा कि जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है इसको देखते हैं निवेशक, तो जब निवेशक इसको ऑब्जेक्ट क्लॉज को देखते हैं तो पता चल जाता है कि जो उनका पैसा लगा हुआ है कंपनी में वो किस पर्पज़ के लिए कर रहा है, ठीक है। कोई जो हमारे जनता के हित के विरुद्ध तो काम नहीं हो रहा, कोई ऐसे काम में तो नहीं लग रहा है जिसमें से उनको कुछ मिलेगा ही नहीं, मतलब कोई फेक कामों में तो यूज़ नहीं हो रहा है, तो उस पर क्या उनकी सुरक्षा बनी रहती है, शेयर होल्डर प्रोटेक्ट वो कर पाते हैं अगर ऑब्जेक्ट क्लॉज को वो देखते हैं, और उसी के अनुसार ही वो क्या है कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो प्रोटेक्ट जो शेयर होल्डर, इसका इम्पोर्टेंट क्या है, बेनिफिट है। नेक्स्ट है इसमें प्रोटेक्ट्स क्रेडिटर, ठीक है, प्रोटेक्ट्स, इफ शेयर होल्डर को तो प्रोटेक्शन मिलती है, क्रेडिटर्स को भी प्रोटेक्शन मिलती है, यानी जो ऋणदाताएं हैं उनको भी क्या मिलती है, सुरक्षा मिलती है, ठीक है। निवेशकों को तो सुरक्षा मिलती है, इसके साथ मिलेगी ऋणदाताओं को सुरक्षा, क्या किसको मिलेगी, ऋणदाताओं, जो ऋणदाताएं हैं ऋणदाताओं को सुरक्षा, ठीक है। तो क्रेडिटर्स को भी जो ऋणदाता तो हैं उनको भी क्या है, प्रोटेक्शन मिलेगी। दी ऑब्जेक्ट क्लॉज आल्सो प्रोवाइड अ सर्टेन डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन टू द क्रेडिटर्स, द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी कैन नो इट्स परमिटेड रेंज ऑफ एक्टिविटी एंड एनालाइज द रिस्क इन्वॉल्व इन ईच ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, ठीक है। अब क्रेडिटर को भी पता चल जाता है कि वो उधार तभी देंगे ना ऋणदाता, वो देखेंगे कि हमारा पैसा भी किस, अगर हम इनको लोन दे रहे हैं, ऋण दे रहे हैं, तो किस उद्देश्य के लिए ले रहे हैं ये लोन, ठीक है। तो वो तभी तो उस बेस पे ही तो ऋणदाता को देंगे ना लोन, ठीक है। तो इससे उनका भी इंटरेस्ट क्या है, प्रोटेक्ट्स क्रेडिटर, ऋणदाताओं को भी सुरक्षा मिलती है इससे, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें ऑब्जेक्ट क्लास से ऋणदाताओं का आपको समझ में आया कि जो ऋणदाताएं होती हैं, जो लैंडर्स होते हैं, वो तभी तो पैसा देंगे,
जब उन्हें लग रहा है कि कंपनी में, जिस कंपनी को हमने उधार माल दिया है, वो क्या किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, उनको क्या उससे कुछ बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसी आधार पर वो देंगे अपना जो पैसा है, वो कंपनी को उधार तभी तो देंगे जब उनको भी हित लग रहा है। तो वो कंपनी के ऑब्जेक्ट्स को पहले देखेंगे, अगर उन्हें लगा कि कंपनी का ऑब्जेक्ट्स लॉफुल है तभी वो इन्वेस्ट करेंगे, जो अपना धन है वो उधार देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें रिस्ट्रिक्ट इकोनॉमिक कंसंट्रेशन, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट्स इकोनॉमिक कंसंट्रेशन। नेक्स्ट जो इसकी इम्पोर्टेंट है दैट इज रिस्ट्रिक्ट्स इकोनॉमिक कंसंट्रेशन। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट इकोनॉमिक कंसंट्रेशन, आर्थिक केंद्रीकरण पर रोक, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट्स इकोनॉमिक कंसंट्रेशन, आर्थिक केंद्रीकरण पर रोक। तो देखिए आर्थिक केंद्रीकरण पर रोक का कि कंपनी के उद्देश्य खंड से आर्थिक केंद्रीकरण पर रोक लग जाती है, इकोनॉमिक कंसंट्रेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, क्योंकि कंपनी वही कार्य कर सकती है, उन्हीं वस्तुओं का निर्माण कर सकती है जो उसके उद्देश्यों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, उद्देश्य खंड से बाहर नहीं जाते। देखो इकोनॉमिक कंसंट्रेशन है कि आर्थिक केंद्रीकरण पर रोक। अब कंपनी के जो ऑब्जेक्ट में जो मेंशन होता है, जिस फील्ड में वो यदि ऑब्जेक्ट में ये मेंशन हो गया कि कंपनी ये काम कर सकती, तो उससे बाहर कंपनी काम नहीं कर सकती, जो उसके ऑब्जेक्ट्स में है उससे ज़्यादा नहीं कर सकती। तो इससे आर्थिक केंद्रीकरण होता है, इस पर रोक लगती है। कैसे रोक लगती है कि जैसे कंपनी, अगर कंपनी के, मान लीजिए इसको आप एग्जाम्पल से ऐसे समझिए कि जैसे कंपनी है, वो कंपनी एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट में बना रही है, बट अगर कंपनी का और उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बता दे कि कंपनी सिर्फ इस उत्पाद का उत्पादन ही करेगी, ठीक है, इसी जो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करेगी, बट इन केस में क्या हुआ कि कंपनी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है, वो चाहती कि मेरा ही नियंत्रण हो पूरे पे, ठीक है, उसी का इकोनॉमिक पावर रहे, तो उस सिचुएशन में अलग अलग प्रोडक्ट्स में भी कर सकती है, ठीक है, प्रोडक्शन कर सकती है, बट उसके ऑब्जेक्ट में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के बारे में बताया गया है, तो उससे बाहर वो नहीं कर सकती है। तो आर्थिक जो केंद्रीकरण होता है, यानी आर्थिक केंद्रीकरण मतलब इकोनॉमिक कंसंट्रेशन, उसी का प्रभाव होता हो, इकोनॉमिक कंसंट्रेशन का मतलब उसी का प्रभाव उसी कंपनी के प्रोडक्ट्स का हो, ठीक है, जो भी काम कर रही है वो, तो उस पर रिस्ट्रिक्शन लग जाती है कि जितना ऑब्जेक्ट में बताया कि आपको यहाँ तक काम करना है तो उसको यहाँ तक ही काम करना है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना है, ठीक है। तो इससे जो इकोनॉमिक कंसंट्रेशन होती है उस पर रोक लग जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे जो रिस्ट्रिक्ट है इकोनॉमिक कंसंट्रेशन, कि इकोनॉमिक कंसंट्रेशन आर्थिक केंद्रीकरण पर कैसे रोक लग सकती है। रोक का मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया कि आर्थिक केंद्रीकरण पर कि कंपनी को जो ऑब्जेक्ट्स के द्वारा एक लिमिट हो गई कि इसमें आप प्रोडक्शन करोगे तो उसी में वो प्रोडक्शन करेगी, इससे ज़्यादा वो प्रोडक्शन नहीं कर सकती। तो रिस्ट्रिक्ट इकोनॉमिक कंसंट्रेशन, इसका क्या है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसमें हमारी इम्पोर्टेंस दैट इज़ कंट्रोल ओवर डायरेक्टर्स, संचालकों पर नियंत्रण, ठीक है। कंट्रोल ओवर डायरेक्टर, संचालकों पर नियंत्रण। तो देखिए संचालक कंपनी के एजेंट होते हैं, यदि कोई एजेंट अधिकारों के बाहर कार्य करता है
तो वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। ठीक है, अतः संचालक वही कार्य कर सकते हैं जो कंपनी के उद्देश्य खंड में दिए होते हैं। अगर उसके बाहर कार्य करते हैं तो उनको व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार उद्देश्य खंड से संचालक की क्रियाओं पर अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण बना रहता है। यानी डायरेक्टली रूप से मैनेजमेंट जो डायरेक्टर्स उस पर कंट्रोल नहीं, इनडायरेक्टली रूप से कंट्रोल करता है ऑब्जेक्ट क्लास में, कि जो ऑब्जेक्ट क्लास में जिन जिन क्रियाओं पे यानी जो जो फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, जिस डायरेक्शन में जाना है, आपको क्या अचीव करना है, उससे बाहर डायरेक्टर्स काम नहीं कर सकते। तो इससे संचालकों पर भी नियंत्रण होता है कि जब आपको बोला कि एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट पे ही आप प्रोड्यूस करना है तो उससे बाहर आप नहीं कर सकते। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है, और से बहुत से ऐसे फंक्शंस हैं जो परफॉर्म होते हैं, किए जाते हैं, तो उनसे डायरेक्टर्स पर कंट्रोल रहता है। ठीक है, डायरेक्टर जो होते हैं, संचालक होते हैं, उस पर कंट्रोल रहता है कि जो काम उनसे बोला जाए, उनके जो ऑब्जेक्ट क्लास में जो जो काम मेंशन है कि उद्देश्य खंड में जो जो काम बताए गए हैं, उससे ज़्यादा आप कोई भी काम नहीं करेंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। तो इससे क्या है, डायरेक्टर्स पर क्या बना रहता है, कंट्रोल बना रहता है। तो ऑब्जेक्ट क्लास का ये इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट है इसमें बाह्य पक्षकारों को रचनात्मक सूचना, कंस्ट्रक्टिव नोटिस टू अदर पार्टीज। ठीक है, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस टू अदर पार्टीज, बाह्य पक्षकारों को रचनात्मक सूचना। जो थर्ड पार्टी होती है उनको जब प्रोस्पेक्टस जैसे कंपनी के साथ अनुबंध करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से आशा की जाती है कि वह कंपनी के जो पार्षद सीमा नियम होता है उसके विशेष रूप से उद्देश्य खंड को पढ़े। ठीक है, यानी ऑन रजिस्ट्रेशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बिकम अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, एनी पर्सन हु डील्स विद द कंपनी इज डीम्ड टू हैव रीड इट एंड अंडरस्टूड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी. In other words, the object class give a constructive notice to all those dealing with the company about the permitted range of activity of the company. ठीक है, जब रजिस्ट्रेशन के द्वारा जो MOA है वो क्या एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है। पब्लिक डॉक्यूमेंट इसको इसको पढ़ सकता है। ठीक है, और ये आशा की जाती है कि जो भी पार्टी कंपनी के साथ कोई भी एग्रीमेंट कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, किसी भी तरह का कोई भी व्यवहार कर रही है, तो उसमें सबसे पहले वो कंपनी के ऑब्जेक्ट को पढ़ें। ठीक है, उससे आशा की जाती है। ठीक है, और अगर वो ये भी माना जाता है कि कंपनी से व्यवहार करने से पहले, यानी जो भी वो कोई भी कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उससे पहले उसने क्या किया होगा, अपने जो कंपनी के MOA हैं उसके ऑब्जेक्ट क्लास को पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये क्या है, आशा रखी जाती है कि उसने पढ़ा होगा और उन क्लास को देखा होगा। ठीक है, तो ऑन रजिस्ट्रेशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बिकम अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, एनी पर्सन हु डील्स विद द कंपनी इज डीम्ड टू हैव रीड इट एंड अंडरस्टूड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, कि उसने ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंपनी को समझ लिया है। ठीक है, तो और ये कर दिया है तभी वो करेंगे, कंपनी के साथ डीलिंग करेंगे कि उन्हें परमिटेड रेंज ऑफ एक्टिविटी कंपनी की पता हो कि कंपनी की परमिटेड रेंज ऑफ एक्टिविटी क्या है। ठीक है, कंपनी की क्रियाएं करने में क्या है, कंपनी किन किन जगह में क्रियाएं कर सकती है, कौन कौन से काम कर सकती है, यानी कंपनी की परमिटेड रेंज ऑफ एक्टिविटी क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें सर प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल एंड पब्लिक इंटरेस्ट। लास्ट है इसमें प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक एंड नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक एंड नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित जनहित का संरक्षण।
लास्ट इसकी इम्पोर्टेंस है प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक या नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित या जनहित का संरक्षण। कि रजिस्ट्रार किसी भी ऐसी कंपनी का पंजीयन नहीं करता है जिसके उद्देश्य विधि विरुद्ध हो अथवा राष्ट्रीय हित या जनहित के प्रतिकूल हो। अतः सीमा नियम का उद्देश्य खंड राष्ट्रीय जनहित है, यानी कोई ऐसा काम नहीं कर सकता उद्देश्य खंड जो राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट उसके खिलाफ हो, उसके विरुद्ध हो, तो वो काम नहीं कर सकता है। तो प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट बहुत ही मेन है, ठीक है। तो द रजिस्टर डज नॉट रजिस्टर एनी कंपनी विद ऑब्जेक्ट्स अगेंस्ट एनी लॉ ऑफ लैंड और द कंपनी एक्ट, ठीक है। यानी रजिस्ट्रार ऐसा कुछ काम नहीं कर सकता जो लॉ ऑफ लैंड के अगेंस्ट हो, ठीक है, ये कंपनी के रजिस्ट्रार के अगेंस्ट हो। दस द ऑब्जेक्ट क्लॉज एंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक और नेशनल इंटरेस्ट, जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है वो इंश्योर करता है प्रोटेक्शन किसकी, पब्लिक और नेशनल इंटरेस्ट की। फर्दर नो कंपनी कैन बी अलाउड टू परस्यू इट्स ऑब्जेक्ट इन अ मैनर प्रेजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट, यानी ऐसे कोई काम करने के लिए नहीं कह सकते कि जो पब्लिक या जनहित के विरुद्ध हो। बट द ऑब्जेक्ट क्लॉज कैन नो मोर पॉजिटिवली हेल्प प्रिवेंटिंग कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन एन एरा ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, ठीक है। यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट क्लास है वो मेनली क्या है कि ऑब्जेक्ट क्लास इसलिए बनाया गया है ताकि उद्देश्य, जो कंपनी के उद्देश्य हैं, जिस उद्देश्य के लिए कंपनी को एस्टेब्लिश किया जा रहा है वो उद्देश्य ही मेन होता है। उस उद्देश्य को देखते ही हमारे इन्वेस्टर्स क्या हैं, कंपनी का क्या करेंगे, इन्वेस्टर्स हैं वो कंपनी में क्या है, इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। और जो अदर मेंबर हैं वो इन्वेस्ट का करते हैं, ठीक है। तो जैसे ऑब्जेक्ट क्लास से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है कंपनी का, प्रोटेक्ट शेयर होल्डर की प्रोटेक्शन हो पाती है, क्रेडिटर को ऋणदाताओं को सुरक्षा मिलती है, रिस्ट्रिक्ट इकोनॉमिक कंसंट्रेशन आर्थिक केंद्रीकरण पर रोक लगती है, डायरेक्टर को कंट्रोल ओवर कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव नोटिस टू अदर पार्टी को क्या है, रचनात्मक सूचना मिलती है, प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल या पब्लिक इंटरेस्ट, यानी जो राष्ट्रीय हित या जनहित है उसका संरक्षण होता है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम जो इसके फीचर्स होंगे उसको पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट क्लास के बाद जो लायबिलिटी क्लोज है, सब्सक्राइबर क्लोज है, नॉमिनी क्लोज है, डिफरेंट जो क्लोज हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। एमओए के क्लोज इम्पोर्टेंट है, आपको इनकी जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है, आप अच्छे से इनको करो, ठीक है। ये तो इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन आ सकता है कि ऑब्जेक्ट क्लास क्या है, ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है।